नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट मसला बैंकिंग का। पहले भी लगातार मैं इसे अपने प्रोग्राम में उठा रहा हूं। बैंकिंग इस नजरिए से कि क्या कुछ खास लोग सिस्टमैटिक तरीके से इसको नुकसान पहुंचा रहे थे। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। अब देखिए कि जब यह मसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। उसमें से एक चीज जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा आज की अपनी बात को, अपनी चर्चा को, वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये कह रही है देश की सर्वोच्च अदालत से कि सारी जानकारी अगर सार्वजनिक हो तो ठीक नहीं होगा। समझिए इस बात को कि यह बात क्यों इतनी अहमियत रखती है। ये इसलिए इतनी अहमियत रखती है क्योंकि आप फिर समझ पा रहे हैं कि सिस्टम का कितना बड़ा खुलासा हो जाएगा। विश्वास पर यह पूरी इंडस्ट्री चलती है जहां पर जनता का पैसा रखा होता है। कहीं वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो डगमगा नहीं जाए। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। ये बात तो सबको मालूम हो गई, लेकिन माल्या इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। सरकारी बैंकों का लाखों करोड़ का लोन डकार कर डिफाल्टर हुए लोगों की लिस्ट देखकर देश की सबसे बड़ी अदालत भी हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरबीआई से गंभीर सवाल किए। कहा कि लोग सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ लेकर डिफाल्टर हो जाते हैं, कंपनी बंद कर देते हैं और खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। वहीं कई गरीब किसान हैं जो थोड़ा सा पैसा उधार लेते हैं, उसे चुका नहीं पाते और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर भी है, उसे देखना होता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे बैंकों पर गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो? बैंक किसी ऐसे शख्स को लोन कैसे दे सकते हैं जिसके लोन चुकाने की उम्मीद ही ना हो? उन्होंने बोला है कि भाई हम इस पर सुनना चाहते हैं और इस पर क्वेश्चंस हम फॉर्मुलेट करेंगे कि भाई क्या क्या इशू होगा जिससे कि रिजर्व बैंक या ये जो बैंक्स वगैरह जो लेंडिंग कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो ठीक से रेगुलेट हो सके, वो वापस आ सके, उसकी पूरी सिक्योरिटी हो सके। ये सब कोर्ट देखना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना डिफाल्टरों की लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। इस पर रिजर्व बैंक ने आग्रह किया कि ना तो नाम और ना ही राशि को उजागर किया जाए, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। लाखों करोड़ के बैड लोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्ती दिखाता जा रहा है और ये सख्ती वाजिब भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस देश में गरीब किसान चंद रुपयों के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो वहीं बड़े लोग कैसे लाखों करोड़ का लोन आसानी से डकार सकते हैं। नई दिल्ली से मदन लाल के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ शुभमय भट्टाचार्य है जो कि कंसल्टिंग एडिटर है बिजनेस स्टैंडर्ड के, और बहुत सारे कागज हैं, लगातार आप उसको बैंकिंग पे पढ़ते रहते हैं। कुछ देर में मेरे साथ फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर होंगे पंजाब नेशनल बैंक के, यूएस भार्गव साहब। शुभमय, मैं यही दो चीजें पढ़ रहा था, दो ग्राफिक्स मेरे हाथ में हैं। एक में जहां पर देश की सर्वोच्च अदालत पूछ रही है आरबीआई से कि भाई आप बताइए हम लोग ये क्यों डिटेल्स नहीं बता सकते, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इस बात के अलावा कि वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी को आप लोन देते हैं और उससे फिर वो पैसा वापस मांगते हैं, तो वो आरबीआई उसके जवाब में कह रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ये आरबीआई का आर्ग्यूमेंट कितना सही या कितना गलत है? प्रॉब्लम ये है हाँ। कि अगर लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट आरबीआई बैंक के सामने दे, हाँ। तो आरबीआई को साथ में ये मानदंड भी लगाना पड़ेगा कि
किन लोगों के दिए जाएंगे। ये क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के दिए जाएंगे जिनको विलफुल डिफॉल्टर्स किए जा रहे हैं? देन द इश्यू इज कि विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर नहीं, लेकिन आरबीआई का एक बेसिक आर्ग्यूमेंट जो है, जो बेसिक दलील आरबीआई दे रही है वो ये है कि सार्वजनिक नहीं करिए क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। क्या वाकई आप मानते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, या लोग जान पाएंगे कि किन्होंने बैंकों को अब तक मिलकर मूर्ख बनाया है? एक तरफ कुछ दिनों पहले जैसे अपने माल्या का डिस्कशन में आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा था कि इन तरह के लोगों के नाम और किन बैंकों को इन्होंने चोट लगाया है वो सामने आना चाहिए था। एंड बिल्कुल सही बात है, सही बात है, मेरा ये मानना है। मैं लगातार आपसे भी इस पर बात कर चुका हूं, बाकी लोगों से भी जब प्रोग्राम करता हूं, मैं कहता हूं आप करिए जितना संभव हो, जितने लेयर्स में संभव हो उतना सार्वजनिक करिए। मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल, कितने लेयर्स में सार्वजनिक हो सकता है, हाँ, वही है इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू कि सार्वजनिक करते वक्त 10 जनों के नाम किए गए, अगला 15 जनों के नाम क्यों नहीं किए गए, ये मामला एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। एक तरफ तो बहुत सारे जैसे क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट, बहुत सारे जो डिफरेंट कंपनीज के जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके चलते बहुत सारे विलफुल डिफॉल्टर्स के रिपोर्ट्स कागज में आ चुके हैं। जैसे पनामा इन्वेस्टिगेशन में बहुत लोगों के आए हैं, वैसे इंडियन डिफॉल्टर्स के नाम मोरलेस पब्लिक है। एक तो हम उसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर हम चले कि हम आरबीआई के माध्यम से एक उसके ऑफिशियल सैंक्टिटी दे कि भाई आज शाम को आरबीआई ने इन 36 लोगों का लिस्ट निकाला है कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, तो एक तरफ से ये एक सैंक्टिटी देता है। और सैंक्टिटी सबसे बड़ा गड़बड़ इसमें स्लाइटली आ सकता है कि ये जो लिस्ट निकलेगा, इस लिस्ट में कौन से लोग आए हैं और कौन से लोगों को रखा गया है, वो मानदंड जब तक सेट नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं फेवरेटिज्म का चक्कर आ सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, आप लोग भी सुनिए, बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या कह रहा है कि लोग सरकारी बैंकों से हजारों रुपए कर्ज लेकर डिफॉल्टर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कंपनी बंद कर देते हैं और खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। वहीं कई गरीब किसान हैं जो थोड़ा सा पैसा उधार लेते हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उनकी संपत्ति ले ली जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर भी है और उसे देखना होगा कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट करे कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर भी है, उसे देखना होगा कि यह पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो? गलत तरीके से, ये पॉइंट में बार बार लंबे समय से रख रहा हूं और हमेशा मैं देश के सर्वोच्च अदालत की तारीफ करता हूं। बिल्कुल वैलिड, एक्यूरेट और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यही बात देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एकदम सही, एकदम सटीक और हथौड़ा मारने वाली बात है इस सिस्टम के ऊपर कि क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो? गलत तरीके से, क्योंकि एक सिस्टम है जिसमें शुभमय को भी पता है, वो आपको बताएंगे, अलग अलग स्तर पर ताकतें होती हैं बोर्ड्स की, इंडिविजुअल्स की, ये पैसा देने के लिए। तो वहीं पर बैठे लोग ये तय करते हैं, ये जज करते हैं कि किसी का प्रपोजल, किसी का प्रस्ताव लोन देने लायक है या नहीं है। यही वो पहला कदम होता है जहां से ये मुश्किल, ये समस्या शुरू होती है। लास्ट लाइन में क्या कह रहा है? बैंक कैसे ऐसे किसी शख्स को लोन दे सकते हैं जिसके लोन चुकाने की उम्मीद ना हो? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि विजय माल्या के केस में ये डिटेल्स हैं। जब उनकी कंपनी में उड़ान भरने की ताकत नहीं रही, यानी कि किंगफिशर एयरलाइन ग्राउंडेड हो गई, तब विजय माल्या का लोन रीस्ट्रक्चर हुआ और कंपनी 4000 करोड़ के घाटे में कागज पे आ चुकी थी। यह पॉइंट है। शुभ, मैं मतलब वाकई सुप्रीम कोर्ट को दाद दे रहा हूं कि बहुत सीधी और
सटीक बात वो करें, ये फिर कैसे इसको दुरुस्त करें? चलिए, आरबीआई ने कहा कि हम नहीं बताना चाहते, हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लेकिन ये सिस्टम कौन सेट करने वाला है कि आप किसके पास ताकत है लोन देने की और वो किसको लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहे हैं? और अभी क्या आपने बहुत ही वेरी फंडामेंटल सवाल अपने रिवाइज किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ये जो एनपीए का जो माउंटेन पे पहुंचे हैं, ये पहली बार नहीं पहुंचे। 1997 में हमारा एनपीएल का लोन, एनपीएल का लेवल 15% से ऊपर हो गया था ऑफ टोटल ग्रॉस बैंक लायबिलिटीज। बाद में वो जब उतरा, कोई भी सिस्टमिक डिस्कशन, कोई भी जिसे कहते हैं रिव्यू नहीं किया गया कि वो किस लिए उतरा। वो क्या सिर्फ इसी तरह से उतरा कि जीडीपी इंप्रूव किए इसलिए कंडीशंस बेहतर हुआ? कोई करेंसी, कोई सोच, कोई ठोस सोच इस बारे में बिल्कुल ही नहीं दिया गया। 2012 से 15 का जो पीरियड है जहां पर बढ़ता ही चला गया बिल्कुल एनपीए, लेकिन लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे ऐसा ये वक्त है जहां बहुत तेजी से एनपीए बढ़े। और मैं उसके भी पहले का 1997 में जब एक बार हम इस शिखर पे पहुंच चुके थे, यानी इट वाज अ काफी नाजुक मोमेंट, और उस वक्त से जब एनपीएल का जब रिड्यूस हुआ लोड, उस पीरियड से हमने क्या कुछ चीजें सीखे? कुछ नहीं। हमने क्या कोई सिस्टमिक करेक्शंस किए? आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है कि आरबीआई ने क्या कोई सिस्टम्स, कोई एनफोर्समेंट रूल्स बनाए जिससे चेक किया जाए कि भाई जिन्होंने एक बार गलत किए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका क्रेडिट अप्रेजल में और सख्ती लाया जाए, उनको और बारीकी से देखा जाए? नहीं, इसमें नहीं किया गया। और ये नहीं करने का ही रिजल्ट है कि इस बारी भी लोन्स, जैसे आप बता रहे हैं कि 2011 से निकला और बढ़ता चला गया, तो सेम मानदंड पे जो हम पहले देते थे उसी मानदंड पे हम देते गए। तो अब देंगे अगर उसी को और सेम सेट ऑफ पीपल को जिन्होंने पहले बारी भी लेकर गायब हो गए थे। एक नेशनल न्यूज़पेपर ने, और मैंने उसकी रिसर्च को भी इस्तेमाल किया था अपने कार्यक्रम में, एक बड़ा अच्छा आकलन किया जिसमें उन्होंने ये भी साबित किया कि सिर्फ ये भ्रांति मत रखिए कि एक सेट ऑफ बड़े लोग लोन लेकर पैसा गबन कर गए या पैसा साइफन ऑफ कर गए या पैसा विदेश लेके बाहर चले गए, या कंपनियों को सिख, जैसा रघुराम राजन ने कहा था, इस मुल्क में सिख कंपनियां होती हैं, सिख प्रमोटर्स नहीं होते, बीमार जो है वो प्रमोटर्स नहीं होते। वो ये भी आर्ग्यू करती थी वो रिसर्च कि बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो छोटे लोन लेने वाला है, उसने भी ऐसे किया है। हाँ, आप अगर हम अगर लोन्स लेने का जो प्रोसेस है उसमें अगर बार बार डिफॉल्टर्स जो हैं उनको अगर गेमिंग द सिस्टम का अगर आशय बना देंगे तो निश्चित ही वो बार बार आएंगे। तो यानी कि जो स्मार्ट एलेक्स हैं, जो सरकारी लोन को जो लेते थे एक समय में, आईआरडीपी वगैरह के लोन्स, वो एक लोन लेने वाले टाउट्स होते थे जो बार बार उसी सिस्टम को यूज करते थे। उनको यूज नहीं किया गया, रिजल्ट में वो सारे स्कीम्स हताश होकर गिर पड़े। तो रिजल्ट तो बैंकिंग सिस्टम में भी सेम प्रॉब्लम है कि हम उसी वाले जो लोन अरेंजर्स है, जो लोन लेने वाला का जो एक दायरा, जो एक स्कीम उनको प्रॉफिट करने वाली जो एक ग्रुप है, उन लोगों को हमने रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट अप्रेजल की जो कैपेसिटी जो बैंक में बढ़नी चाहिए थी, वो चीज को हम बढ़ाने के बजाय हम धीरे धीरे काटते गए। मेरे साथ अब यूएस भार्गव साहब है, हम बहुत देर से वेट करते हैं। यूएस भार्गव जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ए, बी, मेरा दूसरा और ज्यादा गंभीर सवाल है कि आरबीआई जब ये दलील देती है कि हम रिपोर्ट के सारे डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते, इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो रिजर्व सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे मैं इतना इत्तेफाक करता हूं कि जो केसेस बैंक के द्वारा फाइनेंस होते हैं उनमें दोनों तरह के केसेस होते हैं। कुछ तो जेन्युइनली मार्केट कंडीशन की वजह से, सफर करने की वजह से डिफॉल्ट होते हैं और समय पे लोन नहीं चुकता है। लेकिन साथ में मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि मेरिट पे कंसीडर नहीं किए जाते हैं। और इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि बाहर के जितने भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से हो, चाहे और किसी पॉलिटिशियंस की तरफ से हो, वो सारा भी बंद होना चाहिए। और जो बीच में भी बात हो रही थी कि टाउट्स इसके अंदर बीच में होते हैं, उनको भी पूरी तरह से एक तरफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके जो
लोन्स खराब हो रहे हैं हाँ। और जिसमें विलफुल डिफॉल्ट सामने नजर आ रहा है, हाँ। उस मामले के अंदर ये जो जुडिशरी के अंदर केसेस जाते हैं, हाँ। अगर इनको एक्सपीडिशियस एक्शन ले लिया जाए, हाँ। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी डिफॉल्टर हैं उनको एक मैसेज पहुंचेगा कि हम डिफॉल्ट करके, विलफुली डिफॉल्ट करके एक लंबे समय तक अपने आप को महफूज नहीं रख सकते हैं और हमारे अगेंस्ट जल्दी ही एक्शन होगा। इससे जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर हैं उनको भी मैसेज पहुंचेगा और जो नए लोन लेने वाले हैं वो भी सोच समझ करके ही लोन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।